वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 56। लड़का उसे घूरकर देखता है, तभी वो उसकी कमर पकड़ उसे पीछे मोड़ देता है। वेटर सामने से हमला करने वाले गुंडे के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार उसके पेट में किक करता है। तभी वहां बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्होंने उन डीलर्स को पकड़ रखा था। उन्होंने वहां मौजूद सभी गुंडों को पकड़ उस वेटर के पास आकर उसे सैल्यूट करते हैं। वेटर भी सर हिलाकर उनसे बात करने लगता है। साइड में खड़ा वो लड़का मुंह बनाते हुए कहता है, अंडरस्को, ना जाने एकाक्ष ने क्या सोचकर मुझे इसकी हेल्प करने के लिए भेजा है। इन जैसे बेवकूफ लोगों की मदद करना मतलब लैंडमाइन पर पैर रखना, जो कभी भी फटकर खुद को उड़ा सकता है। वो वेटर जो उनसे बात कर रहा था वो उस लड़के की तरफ मुड़ कर कहती है, अंडरस्को, हमें सब सुनाई दे रहा है। और ये क्या आप हमें कब से बेवकूफ कहे जा रहे हैं? हम एसपी हैं, हम कहाँ से आपको बेवकूफ नजर आते हैं मिस्टर आदवन? आदवन उसे घूरते हुए, अंडरस्को, हर तरफ से मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर तुम्हें एसपी बना किसने दिया? दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं, ना जाने क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ती हो तुम। अब आगे। आदवन की बात सुन एसपी की नाक गुस्से से लाल हो जाती है। वो बोलता है, अंडरस्को, अच्छा हम तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं, अभी बताते हैं तुम्हें। इतना बोल उसने तेजी से एक पंच आदवन के चेहरे की तरफ किया, मगर आदवन से जल्दी से बचते हुए उसकी कलाई पकड़ घुमाते हुए उसकी बैक अपनी तरफ मोड़ ली। इस खींचातानी में गलती से आदवन के हाथ उसके बालों पर लगता है, जिससे उसकी विग निकल जाती है और उसके घने काले रेशमी बाल आदवन के चेहरे से टकराते हैं। स्पी हार ना मानते हुए फिर से उसके पेट में पंच मारती है। दोनों ही एक दूसरे से पर वार कर रहे थे और वहां मौजूद सभी पुलिस वाले उन्हें देख अपना सरना में हिला देते हैं। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, अंडरस्को, तुम लोग खड़े क्यों, रोको उन्हें, ये लड़का कैसे ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाली पर हाथ उठा सकता है? उसकी बात सुन दूसरा पुलिस वाला बोलता है, अंडरस्को, लगता है आप नए हैं यहाँ, तभी ऐसा बोल रहे हैं। वो पुलिस वाला उन्हें कन्फेशन से देखता है। दूसरा पुलिस वाला बोलता है, अंडरस्को, ये लड़का हमारे एसपी मैडम के मंगेतर के साथ 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 उनके बचपन के दोस्त भी है, और ये कुत्ते बिल्लियों की तरफ लड़ाई इनके बीच आम बात है। जितना ये एक दूसरे से प्यार से पेश नहीं आते उससे ज्यादा ये एक दूसरे से लड़ते हैं, मगर एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। ये सुन वो पुलिस वाला शॉक हो जाता है। वो हैरानी से उन्हें देखने लगता है। अचानक लड़ते हुए आदवन की नज़र स्पी के बाह पर गई, जहां से खून बह रहा था। आदवन ने झट से स्पी को अपनी बाहों में भींच उसके जख्म को सर्द नजरों से देखने लगता है। स्पी आदवन की नजरों को अपनी चोट पर महसूस कर शांत हो जाती है और अपनी आंखें अफसोस से भींच लेती है। स्पी झूठा मुस्कुराते हुए बोलती है, अंडरस्को, हम बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आदवन उसे घूरकर देखता है। आदवन के घूरने से स्पी बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी मासूम नजरों से उसे देखती है। उसकी मासूम नजरों को देख आदवन चिढ़ते हुए बोलता, अंडरस्को, यार बस कर इशू, इस बार तुम्हारी इन मासूम नजरों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बहुत शौक है ना लेडी सिंघम बनने का, अब देती रही हो एकाक्ष को जवाब। एकाक्ष का नेम सुन इशू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, अंडरस्को, आदवन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर एकाक्ष को पता चला तो वो पता नहीं कितने सुनाएंगे हमें। इशू प्यार से आदवन के बाहों में अपनी बाहें डाल मासूम नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्को, आदवन हम तो आपकी प्यारी सी मंगेतर है ना, क्या आप अपनी मंगेतर के साथ ऐसा करेंगे? आदवन उसकी बाहों को अलग कर बोला, अंडरस्को, जी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। वो क्या है ना, मेरी प्यारी सी मंगेतर का दिमाग ना थोड़ा सा अपनी जगह से घिसक गया है, जिसको वापस अपनी जगह लाना जरूरी हो गया है। आदवन की बातों पर इशू गुस्से से उसे मुंह फुलाया घूरने लगी। आदवन उसके दोनों फुले हुए गालों को पिचकाते हुए, अंडरस्को, अब ये गाल बाद में फुला लेना, अभी मेरे साथ चुपचाप हॉस्पिटल चलो और इस पर कोई बहस नहीं। इशू आदवन को घूर गुस्से से पैर पटकते हुए पुलिस वालों को कुछ बताकर आदवन के साथ चली जाती है। इशू यानी ईश्वरी श्रीवास्तव देखने में जितनी मासूम अपने दुश्मनों के लिए उतनी खतरनाक। ईश्वरी के पापा एक काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों को पकड़ते हुए उनका स्वर्गवास हो गया, जिसके कुछ दिनों बाद ही ईश्वरी की मामा भी देहांत हो गया। तब से ईश्वरी अकेली रहती है। ये खुद की काबिलियत पर आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंची है। ईश्वरी, आदवन, एकाक्ष और कृषिव बचपन के दोस्त है। वक्त के साथ ईश्वरी आदवन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई इन्हें पता भी नहीं चला। 1 साल पहले दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, मगर अपने काम की वजह से ईश्वरी को यहाँ से जाना पड़ा, मगर अब उसका ट्रांसफर यहाँ हो चुका है, जिससे वो काफी खुश है। सुबह का वक्त, राजावत पैलेस। सुबह सुबह सभी हॉल में बैठे हुए थे, तभी भौमी लॉन्ग व्हाइट कुर्ता के साथ ब्लू दुपट्टा कैरी कर वहां आती है। भौमी सबके पैर छूकर सोफे पर बैठ जाती है। अचानक विभाजी की नज़र भौमी की आंखों पर जाती है।
वेभा जी अंडस्को भौमी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? वेभा जी की बात पर सबका ध्यान भौमी पर जाता है, जिसकी आंखें हल्की लाल थीं और चेहरा भी थोड़ा थका हुआ था। संध्या जी फिक्र से पूछते हैं अंडस्को, भौमी आप ठीक तो है ना, आप थोड़ी थकी थकी हुई लग रही थी। भौमू सबको अपने लिए फिक्र करता हुआ देख मुस्कुराते हुए बोलती है अंडस्को, चाची सा हम बिल्कुल ठीक है, बस कल रात नींद नहीं आ रही थी, शायद इसलिए थोड़े थके हुए हैं। दिव्या जी भौमी को चिढ़ाते हुए बोली अंडस्को, हाँ भाई अब नींद कैसे आएगी, आखिर इनका सुकून जो इसके पास नहीं था। हमने तो पहले जी बोला था एकाक्ष से कि अपनी पत्नी को भी ले जाइए, पर वो हमारे बात ही नहीं माने। भौमी आप ना उनकी अच्छे से खबर लेना। प्रकाश जी बोले अंडस्को, दिव्या एकाक्ष धेनु गांव घूमने थोड़ी गए हैं, वो वहाँ गांव वालों की मदद करने गए हैं, अब ऐसे में वो बहू को कहाँ ले जाते। दिव्या जी मुंह बनाते हुए बोलती है अंडस्को, आप तो रहने ही दीजिए, हमेशा एकाक्ष का ही साथ देते हैं आप। प्रकाश जी उनके पास आते हुए प्यार से बोला अंडस्को, हम तो आपका भी साथ देते हैं ना, आखिर आप हमारी जान जो है। दिव्या जी शर्माते हुए बोली अंडस्को, क्या कर रहे हैं आप, सब यही बैठे हैं। वही भौमी अपनी जगह जमी सी बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे मगर सबके सामने उसे उसने बहने नहीं दिया। कल पूरे रात भर भौमी एकाक्ष का वेट करती रही मगर वो नहीं आया, यहाँ तक कि उसने कई बार एकाक्ष को कॉल भी किया, मगर एकाक्ष ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अब उसे पता चल रहा है कि एकाक्ष कहीं गया हुआ है, मगर उसने उसे एक बार बताना भी सही नहीं समझा। भौमी खुद के मन में अपने ऊपर हंसते हुए अंडस्को, तुझे क्यों बुरा लग रहा है, तू थोड़ी ना उनकी असली पत्नी है, वैसे भी उन्हें तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर पड़ेगा भी क्यों, उन्होंने तो ये शादी मजबूरी में की थी ना, और वैसे भी तू डार्कनेस्ट है, तुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी भी उसका मन काफी ज्यादा भारी था। प्रभा जी उसके सर पर हाथ रख अंडस्को, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। भौमी ने झूठा मुस्कुराकर जल्दी से एक्सक्यूज बना कमरे में चली। चैप्टर 57। प्रकाश जी उनके पास आते हुए प्यार से बोला अंडस्को, हम तो आपका भी साथ देते हैं ना, आखिर आप हमारी जान जो है। दिव्या जी शर्माते हुए बोली अंडस्को, क्या कर रहे हैं आप, सब यही बैठे हैं। वही भौमी अपनी जगह जमी सी बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे मगर सबके सामने उसे उसने बहने नहीं दिया। कल पूरे रात भर भौमी एकाक्ष का वेट करती रही मगर वो नहीं आया, यहाँ तक कि उसने कई बार एकाक्ष को कॉल भी किया, मगर एकाक्ष ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। अब उसे पता चल रहा है कि एकाक्ष कहीं गया हुआ है, मगर उसने उसे एक बार बताना भी सही नहीं समझा। भौमी खुद के मन में अपने ऊपर हंसते हुए अंडस्को, तुझे क्यों बुरा लग रहा है, तू थोड़ी ना उनकी असली पत्नी है, वैसे भी उन्हें तेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर पड़ेगा भी क्यों, उन्होंने तो ये शादी मजबूरी में की थी ना, और वैसे भी तू डार्कनेस्ट है, तुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी भी उसका मन काफी ज्यादा भारी था। प्रभा जी उसके सर पर हाथ रख अंडस्को, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। भौमी ने झूठा मुस्कुराकर जल्दी से एक्सक्यूज बना कमरे में चली। अब आगे अपने कमरे में आकर भौमी अब अपने आंसू और नहीं रोक पाए और सिसकियां लेते हुए रोने लगी। भौमी अपने आंसुआ को पोंछते हुए बोली अंडस्को, कितने बुरे हैं राजा सा, माना कि उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, बट कम से कम जाने से पहले उन्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा कॉल तक रिसीव नहीं किया। आई हेट यू राजा सा, आप आएंगे ना तो मैं बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करूंगी। कुछ देर एकाक्ष की शिकायत करने के बाद वो अपने आंसू पोंछ ऑफिस के लिए निकल गई। दूसरी तरफ कल्याण नायक अपने सामने खड़े आदमी को थप्पड़ मार उसका गला दबाते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है अंडस्को, आखिर पुलिस वहां पहुंची कैसे, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से पता है मुझे कितने नुकसान हुआ है। उस आदमी की सांसें उखड़ने को आई थी। इससे पहले उस आदमी की सांसें रुकती भवानी नायक कल्याण को शांत करते हुए बोला अंडस्को, शांत हो जा कल्याण, उसे मारने से कुछ नहीं होगा। कल्याण उस आदमी को धकेलते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है अंडस्को, कैसे शांत हो जाओ डैड, इन गधों की लापरवाही की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, मन तो कर रहा है इन्हें अभी जंगली कुत्तों को खिला दूं। भवानी नायक बोले अंडस्को, इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा हमें, बल्कि नुकसान ही होगा, इसलिए शांति से काम ले। कल्याण नायक अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला अंडस्को, सही बोल रहे हैं आप डैड, इन्हें मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, पर उस पी के मारने से तो होगा। साली बहुत तान गड़ा रही है अपने धंधे में, पहले सोचा औरत है तो छोड़ दूं, लेकिन नहीं, उसे मरने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो वही सही। भवानी नायक कल्याण के कंधे पर हाथ रख बोला अंडस्को, जो भी करना सोच समझ के करना। इतना बोल वो वहां से चले गए। दूसरी तरफ ओम अभी का ड्राइव कर रहा था। उसका जख्म काफी ठीक हो चुका था मगर एकाक्ष ने अभी तक उसे ऑफिस जाने को अलाउ नहीं किया था।
अचानक ओम की नज़र एक लड़की पर गई जो अभी कुछ लोगों से बहस कर रही थी। उस लड़की को देख ओम शॉक हो गया। वो अपने मन में कहता है अंडस्को, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, फिर से लड़ाई कर रही है। अचानक उस लड़की को सामने वाला धक्का देता है। ये देख ओम अपनी कार रोक जल्दी से उत्तर वहां जाता है। वो लड़की गुस्से से सामने वाले पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को और महावीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई कारवी को धक्का देने की। महावीर बोला, अंडस्को देख कारवी, अच्छा होगा तू यहाँ से चली जा और जितनी जल्दी हो सके अपने उन अनाथ परिवार का भी दूसरी जगह रखने की बंदोबस्त कर ले, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरे उन अनाथ परिवार को उस अनाथालय से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। कारवी गुस्से से महावीर के गालों पर थप्पड़ मार बोली, अंडस्को कारवी के रहते तू उसके परिवार को छू भी नहीं सकता। महावीर अपने गालों पर हाथ रख गुस्से से उसे देखते हुए बोला, अंडस्को साली कुत्तिया, तेरी इतनी हिम्मत जो तू महावीर को हाथ लगाती है, अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोल उसने अपने आदमिया को चिल्लाकर बोला, अंडस्को ओए पकड़ो इसे। इतना सुन महावीर के आदमी कारवी को पकड़ने लगे। कारवी ने 2-3 आदमियों को मारा भी, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। कारवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, मगर उन हटे कट्टे आदमियों के सामने वो काफी कमजोर थी। महावीर गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अंडस्को बहुत जोश चढ़ा है ना तुझमें, चल आज मैं तेरा सारा जोश उतार देता है। महावीर जैसे ही कारवी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, कारवी अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जब कुछ देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है, जहां एक हैंडसम लड़के ने महावीर का हाथ पकड़ा हुआ था। ओम महावीर का हाथ दबाते हुए कठोर लहजे में बोलता है, अंडस्को औरता पर हाथ नामर्द उठाते हैं, इसलिए अगली बार अपने इन हाथों को काबू में रख, वरना इन्हें काटकर फेंक दूंगा। ओम को अपने सामने देख महावीर शौक हो जाता है। आखिर ओम सिंह राजावत को कौन नहीं जानता, राजस्थान में हुक्कुमसा के भाई है ये। मलिक घबरा कर बोलता है, अंडस्को देखिए हमारा प्राइवेट मैटर है, इसलिए तू बीच में मत बोल। ओम उसकी बाह छोड़ते हुए बोलता है, अंडस्को हमारे सामने किसी लड़की पर हाथ उठाना प्राइवेट मैटर नहीं होता, इसलिए चुपचाप यहाँ है चला जा, वरना तेरा क्या हाल करूंगा ये तू भी जानता है। महावीर डरते हुए बोलता है, अंडस्को ठीक है मैं अभी तो जा रहा हूँ, वैसे भी इस लड़की को बाद में देख लूंगा। महावीर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। महावीर के जाने में बाद ओम कारवी की तरफ मुड़ता है जो उसे ही देख रही थी। ओम वहां से जाने लगता है कि कारवी उसे रोकते हुए बोलती है, अंडस्को रुको। ओम अपनी जगह रुक कारवी की तरफ मुड़ता है तो कारवी उसके पास आते हुए बोलती है, अंडस्को वैसे मुझे किसी की हेल्प की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। ओम उसकी बात सुन मजाक बनाते हुए बोलता है, अंडस्को ओ तो तुम्हें थैंक यू बोलना भी आता है, हमें तो लगा कि तुम्हें लोगों से मारपीट करने के अलावा कुछ नहीं आता। कारवी उसे घूरते हुए उंगली दिखाते हुए बोलती है, अंडस्को देखो तुम ज्यादा मत बोलो, तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हें थैंक यू कह रहे हैं, तो चुपचाप मेरा थैंक यू एक्सेप्ट करो। ओम मन में सोचता है, अंडस्को कैसी लड़की है ये, थैंक यू भी जबरदस्ती एक्सेप्ट करवा रही है। ओम जाने लगता है कि कारवी उसे रोक फिर से बोलती है, अंडस्को अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। ओम उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, अंडस्को क्यों, हम तुम्हें क्यों लिफ्ट दे। कारवी को ओम पर बड़ी खुन्नस आ रही थी, मगर अभी जरूरत उसकी थी, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और कारवी को टाइम पर अपने अनाथालय पहुंचना था, इसलिए वो बेहद नरमी से बोलती है, अंडस्को देखो यहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं है और मुझे टाइम पर कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। अब हमारा ओम तो है ही सबकी मदद करने वाला और सच में यहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, इसलिए ओम मान जाता है। कारवी जल्दी से कार में बैठ जाती है। न जाने क्यों ओम के चेहरे पर कारवी को देख एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। चैप्टर 58। ओम उसकी बात सुन मजाक बनाते हुए बोलता है, अंडस्को ओ तो तुम्हें थैंक यू बोलना भी आता है, हमें तो लगा कि तुम्हें लोगों से मारपीट करने के अलावा कुछ नहीं आता। कारवी उसे घूरते हुए उंगली दिखाते हुए बोलती है, अंडस्को देखो तुम ज्यादा मत बोलो, तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम्हें थैंक यू कह रहे हैं, तो चुपचाप मेरा थैंक यू एक्सेप्ट करो। ओम मन में सोचता है, अंडस्को कैसी लड़की है ये, थैंक यू भी जबरदस्ती एक्सेप्ट करवा रही है। ओम जाने लगता है कि कारवी उसे रोक फिर से बोलती है, अंडस्को अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो। ओम उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, अंडस्को क्यों, हम तुम्हें क्यों लिफ्ट दे। कारवी को ओम पर बड़ी खुन्नस आ रही थी, मगर अभी जरूरत उसकी थी, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और कारवी को टाइम पर अपने अनाथालय पहुंचना था, इसलिए वो बेहद नरमी से बोलती है, अंडस्को देखो यहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं है और मुझे टाइम पर कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो।
अब हमारा ओम तो है ही सबकी मदद करने वाला, और सच में यहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, इसलिए ओम मान जाता है। कारवी जल्दी से कार में बैठ जाती है। न जाने क्यों ओम के चेहरे पर कारवी को देख एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अब आगे कार में काफी शांति थी। ओम उस शांति को तोड़ते हुए पूछता है अंडस्को, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी, और वो लोग कौन थे? कारवी ओम को देख कहती है, अंडस्को, वो महावीर और उसके आदमी थे। उस कमीने की नज़र बहुत वक्त से हमारे अनाथ आश्रम के जमीन पर है, आए दिन अपने गुंडे लेकर आ जाता है हमें धमकाने। आज भी यही करने के लिए वो कमीना मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया था, ताकि मुझे डरा धमका कर मेरे उस अनाथ आश्रम को हड़प सके और वहाँ बार बना सके, मगर मेरे रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। ओम पूछता है, अंडस्को, अनाथ आश्रम? कारवी ओम से बोली, अंडस्को, हम शांति निकेतन, मेरे बाबा ने ये अनाथ आश्रम अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया था। बाबा के जाने के बाद उस अनाथ आश्रम और उसमें रहने वाले बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। कारवी ओम की तरफ देखने लगी। ओम भी कारवी को देख रहा था। उसे कारवी की बात सुन काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर में उनकी कार शांति निकेतन के सामने आकर रुकी। कारवी के उतरते ही कुछ बच्चे दीदी दीदी कहते हुए उसकी तरफ भागे। कारवी ने एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर प्यार से बातें करने लगी। अभी उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल थी। वही ओम हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। पता नहीं क्या, मगर उसके दिल में कुछ अलग से एहसास जाग रहे थे कारवी के लिए। दूसरी तरफ एक रूम में एकाक्ष बैठ ड्रिंक कर रहा था। उसके साथ इस वक्त आदवन और कृषिव बैठे हुए थे। आदवन एकाक्ष से बोला, अंडस्को, एकाक्ष क्या हुआ है, तू कल से ड्रिंक किए जा रहा है, कोई बात है क्या? एकाक्ष आदवन की बात सुन कुछ नहीं बोलता। वो अभी भी ड्रिंक करते हुए किसी सोच में गुम था। कृषिव एकाक्ष को हिलाते हुए बोला, अंडस्को, एकाक्ष कहाँ खोया हुआ है तू, बता ना क्या परेशानी है? एकाक्ष अपने ख्यालों से निकल उन दोनों की तरफ देखता है, जिनके चेहरे पर उसके लिए चिंता साफ झलक रही थी। एकाक्ष अपनी ड्रिंक की गिलास नीचे रख आदवन से पूछता है, अंडस्को, आदवन, क्या यशु ने कभी आपसे कोई बात छुपाई है? आदवन हैरानी से उसे देखता है। एकाक्ष आगे बोलता है, अंडस्को, अगर कभी यशु आपसे कोई बात छुपाया तो आपको कैसा लगेगा? आदवन एकाक्ष की तरफ देख बोलता है, अंडस्को, एकाक्ष कैसी बात कर रहा है तू? एकाक्ष काफी सीरियस होकर बोलता है, अंडस्को, हमने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। एकाक्ष की गंभीरता महसूस कर आदवन बोलता है, अंडस्को, अगर कभी यशु मुझसे कोई बात छुपाया तो मुझे काफी बुरा लगेगा, लेकिन। एकाक्ष आदवन को देखता है। आदवन आगे बोलता है, अंडस्को, लेकिन अगर यशु मुझसे कभी कोई बात छुपाया तो जरूर वो मेरे भले के लिए ही वो करेगी। एकाक्ष, जरूरी नहीं कि रिश्ते में हर बात बताई जाए। लोग बोल जरूर देते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई सीक्रेट्स नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता। हर इंसान के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर आपसे हर बात शेयर करे। लेकिन हाँ, आपका अपने पार्टनर को समझना बहुत जरूरी होता है, वरना गलतफहमियों को जगह बनाने में वक्त नहीं लगता। एकाक्ष काफी ध्यान से आदवन की बातें सुन रहा था। अचानक कृषिव बोला, अंडस्को, तेरे और भाभी के बीच में कुछ हुआ है क्या? एकाक्ष की नजर अचानक कृषिव पर चली जाती है। कृषिव समझ जाता है उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कृषिव एकाक्ष को समझाते हुए बोलता है, अंडस्को, देख, एकाक्ष पति पत्नी का रिश्ता माफी नाजुक होता है, उसे काफी संभालने की जरूरत होती है, और तेरा और भाभी का रिश्ता तो अभी सही होना शुरू हुआ है। ऐसे में अगर तुझे लगता है भाभी तेरे से कुछ छुपा रही है तो उन्हें वक्त दे, उसका विश्वास जीत, ताकि वो एक दिन खुद तुझे सारी बात बताया, ना कि ऐसे यहाँ मुंह फुलाए बैठा रहे। कृषिव की बातें एकाक्ष अच्छे से समझ रहा था। कुछ सोच उसने अपना फोन उठाकर किसी को कॉल कर दिया। राजावत कॉर्पोरेशन। भौमी का मूड आज काफी ऑफ था। कुमुदा भौमी के साथ कैंटीन की तरफ चलते हुए बोली, अंडस्को, भौमी, क्या हुआ तुझे, आज मूड ऑफ लग रहा है तेरा? भौमी चलते हुए बोली, अंडस्को, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। चलते हुए अचानक भौमी किसी से टकरा जाती है। भौमी गिरती कि उससे पहले कि किसी ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे पकड़ लिया। भौमी ने अपने आप को संभाल कर सामने देखा तो उसके सामने साहिल एक अजीब सी स्माइल लिए खड़ा था। भौमी ने झट से उसके हाथ को धक्का देकर 2 कदम पीछे हट गई। भौमी बोली, अंडस्को, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को, तुम भूल रही हो भौमी, ये ऑफिस मेरा भी है, और वैसे भी मेरे प्यारे भाई ने मुझे ऑफिस फिर से ज्वाइन करने की परमिशन दे दी है। चलिए, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अब सुधर चुका हूँ। भौमी बिना किसी भाव के बोली, अंडस्को, जेठ जी, अगर राजासा ने आपको यहाँ आने की परमिशन दी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस उम्मीद करती हूँ कि आप सुधर जाए और पहले वाली गलती दोबारा ना करे। इतना बोल वो कुमुदा के साथ वहां से चली जाती है।
साहिल मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अजीब तरह से सूंघते हुए बोलता है अंडस्को, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है साहिल राजावत दोबारा वही गलती कभी नहीं करता। इस बार हमें सिर्फ ये गद्दी ही नहीं बल्कि इसके साथ कोहिनूर भी चाहिए, पर इस कोहिनूर को सरनाताज नहीं बल्कि पैर की जुत्ती बनानी है। इतना बोल वो एक गंदी स्माइल के साथ वहां से चला गया। कैंटीन में भम्योर की मुदा अपना खाना लेकर खाली सीट पर बैठ गए। कुमुदा मुंह बिगाड़ते हुए बोली अंडस्को, भौमी मुझे ना तेरा वो जेट कुछ सही नहीं लग रहा है, कितने अजीब तरीके से तुझे घूर रहा था। कुमुदा को भौमी के बारे में सब पता था। भौमी ने उसे सब कुछ बता दिया था, अपनी शादी, अपने पति और अपने परिवार के बारे में। भौमी खाना खाते हुए बोली अंडस्को, छोड़ ना, वैसे भी मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजासा के बड़े भाई हैं, जब राजासा ने उन्हें दूसरा मौका दिया है तो मेरा उन्हें कुछ बोलना सही नहीं होता। कुमुदा अब कुछ ना बोल अपना लंच करने लगी। अचानक भौमी के आंखों पर किसी ने हाथ रख ढक दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।